देखिए लेसन 4 है आपका दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो प्रश्नावली 4.1 करने से पहले ये है क्या, इसको परिभाषा से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहले तो रैखिक समीकरण होता क्या है, तो वह समीकरण जिसमें किसी भी बहुपद में चर घात कितनी हो, एक हो, अधिकतम चर घात कितनी हो, एक। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे ax प्लस b बराबर 0, यह हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे चर पद आपका क्या है, x है, और x की घात कितनी है, 1 है। इसीलिए हम इस समीकरण को क्या कह सकते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण वह है जिसमें बहुपद में चर की जो घात होगी वो क्या होगी, 1 होगी, अधिकतम घात 1 होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर रैखिक समीकरण दिया है। रैखिक समीकरण जिसमें केवल एक घात वाले बहुपद होते हैं रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे ये है, ये सारे रैखिक समीकरण हैं। ठीक, इसमें x की घात 1 है, x के अलावा और कोई चर संख्या है नहीं। इसमें z है, z के अलावा और कोई चर है नहीं, और z में पावर कितनी है, 1। तो ये क्या हो जाएंगे, रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे दे रखा है एक चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण तो देख ली क्या होती है, इसमें क्या है, एक चर। तो चर संख्याएं आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं, कौन सी होती हैं, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं a से लेके z तक की सभी अल्फ़ाबेट आपके क्या कहलाते हैं, चर संख्या। ठीक है, a से लेके z तक कितनी भी होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी चर संख्या। तो कितना बोला है, एक चर वाला, यानी एक a से लेके z तक कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट यूज़ करके अगर हम रैखिक समीकरण बनाएंगे तो वो समीकरण आपकी एक चर वाली रैखिक समीकरण कहलाएगी। पहले परिभाषा देखो, ऐसे समीकरण जिसमें केवल एक ही चर हो तथा उसकी उच्चतम घात 1 हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाएंगे। उदाहरण आपके पास ये है 3x - 5 बराबर 0। यहाँ देखो, एक चर का मतलब कौन सा चर यूज़ हुआ है, x यूज़ हुआ है। a से लेके z तक कौन सा यूज़ किया गया है, x। यहाँ पे x की घात कितनी है, देखो एक ही तो है, तो एक से ज़्यादा कोई घात है नहीं इसमें, एक ही वेरिएबल यानी सिर्फ x है, और x के अलावा कोई और सा अल्फ़ाबेट नहीं है। तो ये एक चर वाला होगा और रैखिक समीकरण होगा क्योंकि इसमें घात 1 है। ठीक, इसी तरीके से z + 7 बराबर 3z - 4 है। अब यहाँ 2 बार z दे रखा है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ये पे 2z बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, या आप लिख सकते हो 2z - 11 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल z बच रहा है, इसकी भी घात कितनी है, 1 है। ठीक, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, चर, यानी रैखिक समीकरण एक चर वाले। इसी तरीके से यहाँ दिया हुआ है y बराबर 7, तो y आपका सिंगल चर यूज़ हुआ है यहाँ पे, सिर्फ y, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं हुआ है, और y की घात कितनी है, 1 है। तो y बराबर 7 भी आपकी समीकरण कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब देखो, अगर मैं यहाँ लिख दूँ y की पावर 2 बराबर 7 या 3x² प्लस 9 बराबर 0, तो यहाँ पे देखो इसमें एक चर तो दिया हुआ है, लेकिन क्या घात 1 है, नहीं, यहाँ पे घात कितनी है, 2। तो ये आपका रैखिक समीकरण नहीं होगा। ऐसे ही इसमें चर तो आपका सिंगल दे रखा है, लेकिन घात कितनी है, 2 है, तो ये भी आपकी रैखिक समीकरण नहीं होगी। इसके अलावा एक से ज़्यादा जितने भी नंबर होंगे वो रैखिक समीकरण में नहीं आएंगे, सिर्फ एक और एक घात होनी चाहिए। ये वाला देखो, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, शब्द से ही पहचान में आ रहा है, दो चर संख्याएं एक से लेके z तक, यानी a से लेके z तक कोई भी दो अल्फ़ाबेट से बनी हुई रैखिक समीकरण आपकी दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण जिसमें केवल 2 ही चर हों, ठीक है, तथा उसकी उच्चतम घात कितनी हो, 1। घात 1 होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रैखिक समीकरण है, इसीलिए इससे बनने वाले जो समीकरण होंगे वो आपके रैखिक समीकरण कहलाएंगे। इसमें देखो उदाहरण दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 5। तो यहाँ कितने चर हैं, पहला अल्फ़ाबेट आपका ये है, दूसरा अल्फ़ाबेट आपका ये है। अब इन दोनों की ही घात चेक करो,
इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है। हमसे बोला गया है उच्चतम घात 1 होनी चाहिए, तो बस 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये आपकी 2 चरों वाली रैखिक समीकरण हो जाएगी। इसको जनरल फॉर्म में हम ऐसे पढ़ते हैं 2 चरों वाली को, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जनरल फॉर्म ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पे देखो अगर ऐसा लिखा है c बराबर 0, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई बराबर d, जहाँ पे a b c d वास्तविक संख्याएं हैं। जनरल लैंग्वेज में अगर हम किसी भी समीकरण को लिखेंगे तो यहाँ पे जो a b और c हैं ये आपके कुछ भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, जबकि x और y क्या है, सिर्फ चर और चर संख्याओं के रूप में लिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम a का मान कुछ भी रख सकते हैं, b का मान कुछ भी रख सकते हैं ऐसे, लेकिन x y जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये समीकरण है तो ये जनरल फॉर्म में है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। ठीक, यानी a b और c ये तो मान बदलेंगे, लेकिन x और y आपके जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो आपका इसमें एक चर संख्या ये हो गई और दूसरी चर संख्या ये हो गई। तो ये जो फॉर्म होगी आपकी 2 चरों वाली रैखिक समीकरण कहलाएगी। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर इस समीकरण में 2 चर हैं x और y हैं, जिस समीकरण में 2 चर होंगे इसका मतलब हुआ कि समीकरण के 2 हल होंगे। ठीक है, जब हम x और y हल सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एक x का मान मिलता है और एक y का मान मिलता है, तो कितने हल हो जाएंगे, पहला और दूसरा। 2 चरों वाला है तो 2 हल हो जाएंगे और एक चर वाला है तो 1 हल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आप x ही फाइंड कर सकते हो, उसके अलावा और कुछ फाइंड नहीं कर सकते। तो इसमें 1 हल होता है और इसमें कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। अब अभ्यास करना शुरू करते हैं 4.1। देखिए प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 आगे दिया है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। यानी अभी जो आपको पढ़ाया था समीकरण के रूप में, आपको इस पूरी लाइन को उस समीकरण के रूप में लिखना है। अब कितने चर बोले हैं, 2 चर बोले हैं, इसका मतलब हमें कोई भी 2 मानने पड़ेंगे चर संख्या। तो ए से लेके जेड तक आप वैसे तो कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम क्या यूज़ करते हैं इसमें, x और y। ठीक है, तो एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दुगनी है। दुगनी, 2 गुनी का मतलब 2 से गुणा करनी है। किससे गुणा करनी है, इसके पास जो नंबर दिया होता है उसकी, यानी 2 की गुणा किससे हो जाएगी, कीमत से। किसकी कीमत, कलम की कीमत से। तो कलम की कीमत क्या हमें पता है, नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, कलम की कीमत को कुछ मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है, कलम की कीमत हम कितनी मान लेंगे, x है। बोला गया है नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है, तो अगर कलम की कीमत x है तो नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे नोटबुक की कीमत बराबर y। ठीक है, कितना y हो जाएगा, 2 × y। हमको 2 चरों में समीकरण बनानी थी, इसलिए हमको दोनों अलग अलग चरों को मानना पड़ा। ठीक है, पहली हमने मान ली x, कलम की कीमत कितनी मान ली x, और नोटबुक की कीमत हमने कितनी मान ली है y। अब हमें इसको समीकरण में बनाना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या था, कलम की कीमत, अगर कलम की कीमत x है तो नोटबुक की कीमत कितनी हो रही थी, दुगनी हो रही थी। किससे, कलम की कीमत से। तो दुगनी का मतलब 2 से गुणा किससे करनी है, नोटबुक से। तो नोटबुक का मान कितना है, y। दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, बराबर। तो x बराबर 2 × y कितना हो जाएगा, 2y। ये आपकी क्या हो जाएगी, समीकरण। इसको आप इस तरह से भी चाहो तो लिख सकते हो, x - 2y बराबर 0। दोनों ही तरह से लिख सकते हैं और दोनों ही तरह से आंसर इसके ठीक है। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से लेकर 8 तक। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको इस तरह से लिखना है, यानी पहला वाला पद जो होगा वो x वाला होगा,
दूसरा वाला पद y वाला होगा और तीसरा वाला पद कोई एक नंबर होगा, और इन तीनों के नंबर आपको यहाँ से कंपेयर करके बताने हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन करेंगे। तो 2 का पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये है। इसको बनाना किस रूप में है हमें, ax + by + c = 0 के रूप में। क्वेश्चन में देखिए ऊपर लिखा हुआ है तो अभी बताया था सबसे पहले x दिया है, यानी x वाला पद पहले लिखना है। तो इन तीनों में x वाला पद पहले ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, प्लस by यानी बाई वाला पद, तो बाई वाला पद ये ऑलरेडी दे रखा है, प्लस का 3y। अब क्या है, प्लस का c मतलब कोई भी नंबर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस और माइनस आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जब हम संख्याओं को इधर उधर करेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे, तो आपके यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि प्लस आए, ठीक है, प्लस माइनस भी आएंगे। अब इसको प्लस प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो अभी आगे बताएंगे। पहले x, y और c देख लेते हैं। c का मतलब कोई नंबर, तो यानी बराबर में आपको क्या रखना है, सिर्फ 0। यहाँ पे बराबर में एक नंबर है, इसका मतलब हमें इस डिजिट को भी यहाँ लाना है। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का 9.35 बराबर 0। जब यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो x यहाँ है, x यहाँ पे है, यहाँ पे कितना है a, यहाँ पे कितना है 2। तो जब हम तुलना करेंगे तो आप सीधे सीधे बता सकते हो a बराबर 2। देखो यहाँ से a बराबर 2 आ गया। अब b बराबर b और y, b का मान बताना है, तो y वाला पद देखेंगे। y वाला ये है, y के आगे b ये है और y के आगे 3 ये है। तो b का मान कितना हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 3। सी किसी के से c बराबर ये है, तो प्लस का c छोड़ना है, तो यहाँ से प्लस अगर छोड़ेंगे तो माइनस को अंदर लेना पड़ेगा। यहाँ से जो भी बचा हुआ होगा वो c होगा। तो c का मान -9.35 बार ये वाला हो जाएगा। ये सेकंड वाला है, इसको भी ऐसा ही बनाना है। किस फॉर्म में, ax + by + c बराबर 0। ठीक है, कुछ भी अपॉन में नहीं होना चाहिए, ऐसे करना है। यहाँ देखो इस सवाल में देखेंगे तो x वाला तो पहला है, y वाला दूसरा, ये भी सही है। पहला पद x का होना चाहिए, दूसरा पद y वाला होना चाहिए, तीसरा डिजिट होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। इसको देखो कैसे कर लेंगे, ठीक है, इसको चेंज करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से सीधे सीधे निकाल लेंगे। देखो पहला पद x का है, इसमें भी है, दूसरा पद y का है, इसमें भी y का है, तीसरा नंबर कुछ भी है तो ये दे रखा है। तो सीधे सीधे कंपेयर करेंगे। तो x ये है, x की जगह यहाँ a, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता है तो गुणांक 1 मानते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हो, तुलना करने पर, आपको इसमें भी लिखना पड़ेगा, तुलना करने पर। तुलना क्या होता है, इन दोनों को देख के हम मान बताते हैं। a का मान कितना आ रहा है, 1। ठीक, अब दूसरा b आपका यहाँ है y वाले में, तो यहाँ से b का मान मिलेगा। तो y के आगे b यहाँ है और y के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो अपॉन में 5 भी है, तो पूरा 1/5 एक साथ जाएगा। b के आगे प्लस है, तो यहाँ अगर हम प्लस छोड़ देते हैं, या इस सवाल को देखो आप ऐसे लिखो, सबसे आसान तरीका, माइनस, यहाँ पे प्लस ले लो, यहाँ माइनस का 1/5 y ऐसे लिख लो, फिर प्लस -10 बराबर 0। हमेशा सवाल को ऐसे लिख लो। देखो ax + by + c बराबर 0, इस तरह से लिख रहा है। अगर हमको माइनस अंदर लेना होता है तो बाहर प्लस छोड़ते हैं। अब यहाँ से आराम से पता चल रहा है, a बराबर 1, b बराबर आपका है -1/5 और c बराबर है -10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लस का c है तो प्लस के बाद जो भी बचेगा वही लेना है। यहाँ प्लस का है नहीं, तो c का मान -10 सीधे सीधे हो जाएगा। थर्ड वाला देखिए, इसको भी लिखना है ax + by + c बराबर 0 की तरफ। तो ax पहला पद x का है, दूसरा पद y का है, यहाँ पे c नहीं है, बराबर में हमें क्या लाना होता है, 0। यहाँ पे बराबर में 6 है, इसका मतलब 6 को हमें यहाँ उठा के लाना है। तो माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब चाहो तो बार बार ये सब मत लिखो, या आप लिखोगे तुलना करने पर, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, -2, b बराबर कितना हो जाएगा, 3 और c बराबर हो जाएगा -6। ये आंसर हो जाएगा। ये वाला डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन सेम इसी तरीके से होगा। चौथा है x बराबर 3y। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे ax + by + c बराबर 0 की तरफ, पहला x है,
यहाँ पे प्लस का y वाला पद होना चाहिए, बराबर सबसे लास्ट में आता है हमारा, यहाँ बराबर बीच में आ गया, यानी 3y को हमें यहाँ लाना है। तो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, -3y बराबर कितना बचेगा 0। इसके अलावा कुछ और तो है नहीं इसके अंदर, 3y इधर आ जाएगा तो सिर्फ 0 बचेगा। अब अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो x बराबर 1, y बराबर -3 और c बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस करके कुछ है ही नहीं। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो +0 बराबर 0, x - 3y बराबर 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर हमें इस रूप में लिखना है तो। क्यों? पहला पद x का, दूसरा y का और तीसरा c का। जब c कुछ है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। यहाँ से सीधे कंपेयर करोगे तो तीनों के मान मिल जाएंगे। 5वां देखो, सेम ऐसे ही इसको करेंगे, ये हो जाएगा 2x - 5y बराबर 0। तो ax + by + c वाला भी नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2x - 5y + 0 बराबर 0। जब c नहीं है या a नहीं है या x वाला नहीं है, इनमें से अगर कोई भी पद नहीं हो तो उसकी जगह हम 0 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a बराबर 2 लिखोगे आप, वही तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -5 और c बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल को ध्यान से समझना, यहाँ दिया 3x + 2 बराबर 0 और हमें बनाना क्या होता है? ax + by + c बराबर 0। यहाँ से अगर इसको देखोगे तो x वाला पद है, इसमें भी है, y वाला पद इसमें है, क्या इसमें है? नहीं है, तो ये मिसिंग है। c वाला पद आपका ये हो गया, ठीक है, क्योंकि अगर इस वाले में कहीं y नहीं है इसका मतलब y वाला पद हमारा नहीं है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 3x + 0 डॉट y, डॉट मतलब यहाँ गुणा का निशान है, ठीक है, या 0 × y लिखो या 0 डॉट y लिखो, +2 बराबर 0। इस सवाल को ऐसे लिखा जाएगा, ax + by + c बराबर 0। तो आपका यहाँ से कंपेयर करोगे तो a बराबर 3, b बराबर 0 और c बराबर 2, ये आपका हो जाएगा आंसर। या अगर हम शॉर्ट में देखते तो ऐसे बताते, y का मान b का मान कौन सा होता है? जहाँ y होता है वहीं b का मान होता है। यहाँ पे y है ही नहीं कहीं पर, तो सीधे सीधे b आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला सवाल। ऐसे ही ये 7 वाले में हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ax + by + c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो x का पद इसमें है ही नहीं, तो सीधे सीधे आप लिख सकते हो, जब x है ही नहीं तो a क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। b का मान दिख रहा है यहाँ पे 1 है यहाँ से, और c का मान -2, लेकिन हमको पहले बोला गया है कि इस रूप में लिखना है, तो पहले इस रूप में लिख दो। x नहीं है तो x का जो a पॉइंट है उसको हम 0 मानेंगे, प्लस by y वाला पद -2 बराबर 0। यहाँ से a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर -2, या ऐसे करके लिख लो, इसे ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। 8वां और लास्ट वाला, ax + by + c बराबर 0 के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले x वाला पद, यानी x वाला पद हो गया ये 2x, फिर प्लस by, y वाला पद, इसमें y है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं +0 × y + c। देखो ये सब एक ही तरफ होने चाहिए, तो 2x अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो 5 जब इधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा आपका, बचेगा क्या यहाँ पे? 0 बचेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आंसर आपका बनेगा यहाँ पे। ये देखिए पहले से इस तरीके से कर लीजिए, अभी इस तरह से मत सीखो। अगर 5, इसको दोबारा लिख रहे हैं यहाँ से हल, ठीक है। 5 बराबर 2x दिया है तो हमको पहले यहाँ 0 बनाना होता है, तो 2x को इधर लाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब ax + by + c की तरह बनाएंगे, यहाँ y है नहीं तो 0 डॉट y + 5 बराबर 0। तो a बराबर -2, b बराबर 0 और c बराबर 5 आंसर हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन अगर बुक में आपको इस तरह से आंसर दिए हुए हैं तो आप इसको ऐसे ही करो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है,
निम्न समीकरणों में से प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखिए एवं प्रत्येक स्थिति में a b c के मान लिखिए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जैसे अभी दूसरा वाला किया था वैसे ही तीसरा वाला करना है। इन सबको पहले इस फॉर्म में लिखना है, उसके बाद a b c के मान बताने हैं। एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है आपका 3x प्लस 2y बराबर 25। तो इसे हम अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है तो 3x प्लस 2y 25 आपका इधर है जबकि इधर होना चाहिए, तो माइनस का 25 बराबर 0। यहाँ से अगर हम लिखेंगे तुलना हम कर किससे किसकी रहे हैं, इस समीकरण से इस समीकरण की, इसीलिए हमें मिल जाएगा a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर माइनस का 25। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा है अब ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में, तो पहले x वाला पद फिर y वाला, लेकिन यहाँ पे ये है तो इसको हमें बीच में लाना है। ये प्लस का है और इधर जाके माइनस का हो जाएगा। √3y ये आपका ऐसे ही रहेगा बराबर 0। कंपेयर करेंगे तो a बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का √3 हो जाएगा, c बराबर माइनस का 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है x बराबर 2y, तो वैसे ही लिखेंगे पहले x वाला पद फिर y वाला, ये प्लस का इधर लेके जाएंगे माइनस का 2y प्लस c वाला पद देखो यहाँ है ही नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा c बराबर 0। यहाँ लिखोगे a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 0। यहाँ वैसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन में अगर बोला गया है व्यक्त कीजिए, इसलिए हम इसको c की जगह पे 0 यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को 2 चर वाले समीकरणों के रूप में लिखिए। कितने चर बनाने हैं, 2 चर। तो 2 चर वाली समीकरण होती है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस तरह से होती है। लेकिन ये सारी क्या है, एक एक चर वाले हैं, है ना। तो दूसरा वाला हमें दिखाना है कि हमको इस समीकरण को 2 चरों में कैसे लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला शुरू करते हैं। 2 चरों में लिखना है, यानी 2 चर का मतलब वही हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस रूप में लिखना है। तो x तो यहाँ है, यहाँ x नहीं है, तो हम a की जगह क्या लिख देंगे, 0, x या 0 इंटू एक्स प्लस ये दे रखा ऑलरेडी 2 इंटू वाई प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, इसी रूप में लिख के छोड़ देना है। सेकंड वाला आपका है 3x बराबर -5। फिर ऐसे ही लिखेंगे, पहले x वाला आता है तो पहले लिखेंगे, फिर y वाला आता है, y वाला इसमें है नहीं तो प्लस करके 0 इंटू वाई, ये माइनस का इधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस का 5 बराबर 0। ये हो जाएगा आंसर। अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5। एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपये कम है। इस कथन को 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। किस तरह से करेंगे पहले समझ लो। एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन की कीमत के आधे से, आधे का मतलब क्या होता है, 1/2। किसका आधा, इसके पास में जो भी दे रखा होगा पहले, फाउंटेन पेन का आधा। तो हमें जो पहले दिया होता है कंडीशन, उसको हम पहले मानते हैं। तो ये आपका क्या मान लिया जाएगा, x। तो मान लिखेंगे, माना फाउंटेन पेन की कीमत बराबर x। फिर बॉल पेन की कीमत, उसको हम क्या मान लेंगे, y। तो इन दोनों से जो समीकरण बनेगा उसको लिखेंगे। देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन ध्यान से, हमने भी बताया था आपको। यहाँ पे आपको लिखना क्या है, 2 चर, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इसी की फॉर्म में लिखना है। बोला है कि 2 चरों वाला, 2 चर वाली इक्वेशन ऐसी होती है, यानी इसी के रूप में बनाना है। इसका मतलब आपको x और y 2 चीज़ माननी पड़ेगी। तो x कैसे मानेंगे, पहले याद ध्यान से सुनिए। एक बॉल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से 5 रुपये कम है। तो आधा गुणा कम या भाग, ये सब अगर जहाँ पे दिया होगा, जैसे आधा आपका यहाँ दिया, तो इसके पास में पहले कुछ भी होगा उसकी कीमत को हम पहले x मानेंगे। आपकी 2 चीज़ें हैं क्या मेन, बॉल पेन और फाउंटेन पेन, है ना।
तो ये आधे की कीमत किससे है? फाउंटेन की कीमत से। तो ये इस पे डिपेंड है ना। तो हम फाउंटेन की कीमत को कितना मान लेंगे? x। यहाँ लिखेंगे माना फाउंटेन की कीमत बराबर रुपए x। ठीक, अब ये जो बच गया उसको हम क्या मान लेंगे? y। हम लिखेंगे माना बॉल पेन की कीमत बराबर रुपए y। अब इक्वेशन बनानी है। देखो दिया क्या है, फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से पहले क्या है? एक बॉल पेन की कीमत, बॉल पेन आपका क्या है? y। एक बॉल पेन की कीमत यानी y। फाउंटेन पेन की कीमत का आधा, फाउंटेन पेन की कीमत कितनी है? x। x का कितना? आधा। तो x का आधा x बटे 2 से कितना कम है? 5 कम है, यानी 5 घट गया। ये रिलेशन के बीच में क्या आ जाएगा? बराबर का निशान। ये जो समीकरण है ये आपकी हो जाएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। चाहो तो इसे और हल कर लो, अभी तो सिर्फ इक्वेशन बनी है, हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो दो तरीके से कर सकते हो, चाहो तो 2 से गुणा कर दो, ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट एक्स वाई के फॉर्म में जो भी लिखना चाहो तो लिखो। देखो 2 आंसर आएंगे। अगर इस तरह से लिखे हम 2 से गुणा कर दें तो 2y बराबर x माइनस 10 ये हो जाएगा। यहाँ से हमें पहले x वाला पद लिखना होता है, दोबारा में y वाला। तो x ऑलरेडी यहाँ पे है, माइनस का 2y माइनस 10 बराबर 0। इस आंसर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो और इस आंसर को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x/2 माइनस 5 बराबर 0। दोनों ही तरह से लिखो, बात एक ही है, क्योंकि इसको भी अगर हल करेंगे तो यही आएगा। देखो अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूँ तो x माइनस 2y माइनस 10 बराबर 0 सेम वापस में ये आ गया। तो चाहे आप इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों तरह से आंसर आपका ठीक है। अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन था ये। एक्सरसाइज कंप्लीट।